Good morning, friends. I hope all of you are well with your family. Uh, in last class, we have studied about divisional structure, and I already told you that a formal and informal organization has been deleted from the syllabus. So, the last topic of this chapter, which is in your syllabus, is delegation of authority. Delegation means to distribute the work. So, delegation of authority is an organizational process where manager divides his work among the subordinate and giving them the responsibility to accomplish रिस्पेक्टिव टास्क. इसमें मैनेजर क्या करता है, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उसके बाद सभी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि किस किस को क्या क्या अथॉरिटी फुलफ़िल करनी है, उनको अथॉरिटी भी दे देता है. लेकिन बेटा इसमें जो मैनेजर होता है वो कम्प्लीटली अपना वर्क किसी को नहीं देता, सिर्फ उसका कुछ पार्ट ही देता है. तो डेलीगेशन के बेटा 3 एलिमेंट होते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अथॉरिटी और एक अकाउंटेबिलिटी. यदि आप इनका मतलब समझ लेंगे तो आपको कोई फिर प्रॉब्लम इस चैप्टर में, इस कंसेप्ट में नहीं होगी. अथॉरिटी, जनरली वी यूज़ अथॉरिटी एज अ पावर. जो भी मैनेजर होता है उसके पास जिम्मेदारी के साथ साथ कुछ पावर भी होती हैं, उन पावर्स को हम क्या कहते हैं, अथॉरिटी. सो व्हाट इज़ अथॉरिटी? इट कैन बी डिफाइंड एज द पावर एंड राइट ऑफ अ पर्सन to use and allocate the resources efficiently, to take decisions and to give orders so as to achieve the organizational objective. तो अथॉरिटी क्या है? पावर और अधिकार किसी पर्सन को दे देना और रिसोर्सेज दे देना जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर सकें. सो इट्स द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू इंड्यूस द influence the beliefs or actions of other person or groups. So it's the right to give orders and power to exact obedience. ये हो गया आपका अथॉरिटी बेटा. तो अथॉरिटी के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ गेटिंग थिंग डन इन द ऑर्गेनाइजेशन. अथॉरिटी क्या प्रोवाइड करती है? एक आधार प्रोवाइड करती है, बेस प्रोवाइड करती है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा. डिसीजन मेकिंग आपको पता ही है, ये बहुत ज़रूरी है अथॉरिटी के लिए. ये एक्सेप्ट करी जाती है, जिसके पास कानूनी अधिकार है वो प्रोवाइड करता है अथॉरिटी, और जिसको प्रोवाइड करता है वो इसे एक्सेप्ट करता है. ये क्यों दी जाती है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को जिससे अचीव किया जा सके. और ये मैनेजर सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर सकता है. ऐसा नहीं हो सकता कि सबॉर्डिनेट अपनी अथॉरिटी मैनेजर को दे दे, क्योंकि मैनेजर के पास ऑलरेडी ज़्यादा अथॉरिटी होगी. सो इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैनेजर टू सबॉर्डिनेट. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पावर. पावर इज़ कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अदर. पावर क्या है? दूसरों को प्रभावित करने की एक कैपेसिटी है, जबकि अथॉरिटी हमारा अधिकार है. अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं भी होता है तो अगर हमारे पास अथॉरिटी है तो हम उसे मतलब कहते हैं राजी राजी नहीं तो गैर राजी, किसी भी तरीके से यू हैव टू डू द वर्क. नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी. You know, in second chapter, you know authority and responsibility. So if any person has authority, then obviously he must have also responsibility to perform a task. So it indicates the duty assigned to a position. जिसको जो भी पोजीशन मिली है, जो भी अथॉरिटी मिली है, तो उसके साथ साथ जो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है या जो ड्यूटी मिली है, जो उसको असाइन किया हुआ है काम, वो क्या है? वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. The person holding the position has to perform the duty assigned. It is his responsibility. When authority is delegated, then some responsibility for getting the assigned task is also fixed. मतलब जहाँ पर आपकी अथॉरिटी है वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ही होगी. इसके बाद थर्ड वन इज़ अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का बेटा हिंदी में मतलब होता है जवाबदेही. मतलब ये कि किसी भी काम को होने का या ना होने का जवाब कौन देगा. For example, suppose there are some managers like A, B, C and D, and four subordinates are under there. 4 सबॉर्डिनेट उनके अंडर में है. अब सपोज़ करो किसी सबॉर्डिनेट ने, मान लो B के सबॉर्डिनेट ने वर्क नहीं किया, तो B का काम तो हुआ नहीं. तो अब B ऊपर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये नहीं बोल सकता कि सर B ने काम नहीं किया इसलिए मैं काम नहीं कर पाया. नो, मैनेजमेंट के लिए वो काम बी को असाइन किया गया था, तो मैनेजमेंट बी से ही काम चाहेगा. मैनेजमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है कि उसकी टीम के किस पर्सन ने काम नहीं किया. मैनेजमेंट छुट्टे ही कहेगा कि हमने आपको अथॉरिटी भी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की है, तो आप ही को ये काम करना था और आप ही को ही करना होगा. सो अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही. अब आपको
आपकी बुक में है बेटा डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये आपको करना है। अब इसके बाद आप केस स्टडीज़ भी इसमें पढ़ लेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो बेटा, यदि हम इजी लैंग्वेज में बात करें, सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर इन फ्यू हैंड्स, वाइल डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर इन मोर हैंड्स। जब ऑर्गेनाइजेशन के मेनली डिसीजन, सारे डिसीजन सिर्फ कुछ लोग मिलकर लेते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी कहलाएगी? सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। और जहाँ पर जो डिसीजंस मेकिंग है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी? डिसेंट्रलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, यदि ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड है, सपोज रिलायंस कंपनी है एंड इट इज़ सेंट्रलाइज्ड, तो अब पता चले रिलायंस की भाई ग्रेटर नोएडा वाली ब्रांच में सपोज़ करो एक एम्प्लॉई है, उसने हल्के फुल्के मान लो सपोज़ दूसरे एम्प्लॉय से झगड़ा कर लिया। अब यदि सेंट्रलाइज्ड है तो अब ये तो है नहीं कि ग्रेटर नोएडा की ब्रांच की ये शिकायत पहले मुंबई जाएगी, फिर अंबानी साहब उन दोनों को बुलाएंगे, उसके बाद उनकी जो प्रॉब्लम है, कन्फ्लिक्ट है, उनको रिजॉल्व करेंगे। नहीं, यहाँ पर क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन, यानी ग्रेटर नोएडा की ब्रांच में जो मैनेजर होगा वो उनके कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा। लेकिन सपोज़ हमें जो है एक ब्रांच और खोलनी है ग्रेटर नोएडा के किसी दूसरे सेक्टर में, तो ये मैनेजर नहीं कर सकता। इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेगा। तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको सेंट्रलाइजेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट मैंने बता दिया, उसकी इंपॉर्टेंस आप पिक्चर्स के द्वारा देख सकते हो। देखो बेटा, ये सारे सेंट्रलाइज्ड हैं, जितने भी ग्राफ्स हैं, मतलब ये जितने भी एम्प्लॉयज़ या डिपार्टमेंट हैं, ये सारे एक ही जगह से कनेक्ट हैं, सेंट्रलाइज्ड हैं। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या डिस्ट्रीब्यूशन, हम ये कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड कर दिए जाते हैं, और जो मेन डिसीजन होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सेंट्रलाइज्ड किए जाते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपको बेटा फेयर भी करना है। सो सेंट्रलाइजेशन मीनिंग इज इट रेफर्स टू हायरार्कियल लेवल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ अथॉरिटी टू मेक डिसीजन। ये वो लेवल है जिसके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने की। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी इज रिटेन्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट फॉर टेकिंग मेजर डिसीजन एंड फ्रेमिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग द होल कंसेप्ट। जो मेजर डिसीजन होते हैं, मेन डिसीजन होते हैं, वो टॉप लेवल के पास होते हैं, और उसके बाद पॉलिसी बना दी जाती है कि कौन किस तरीके से काम करेगा या कौन काम कराएगा। कम्युनिकेशन, सेंट्रलाइजेशन में वर्टिकल फ्लो होता है और इसमें ओपन कम्युनिकेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? हायरार्की होती है, टॉप मैनेजमेंट जो कह देगा हमें वही करना है। इसमें ओपन कम्युनिकेशन होता है, हम पहले बातचीत करके उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइजेशन में स्लो होती है क्योंकि सारी चीज़ें टॉप मैनेजमेंट करता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में फास्ट होती है। पावर इसमें टॉप मैनेजमेंट के पास होती है सेंट्रलाइजेशन में, और इसमें जो है ये वेरी करती है, डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन पे। टॉप मैनेजमेंट पे अगर सेंट्रलाइज्ड है तो ज़्यादा बर्डन होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब सारे डिसीजन उनको लेने हैं, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में कम बर्डन होगा। सबऑर्डिनेट का कम से कम रोल होगा सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में, और ज़्यादा से ज़्यादा रोल होगा डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में। कोई छोटी छोटी कंपनियां हैं जो उनके लिए तो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग जो है, ये सेंट्रलाइज्ड जो है ये बेनिफिशियल है या ये सूटेबल है, जबकि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें हम सेंट्रलाइज्ड नहीं कर सकते। एक आदमी हर डिसीज़न नहीं ले सकता। तो आपको डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन करना है। इसके बाद आपको डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी करना है, और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपको नहीं पढ़ना है। अब आपका 5th चैप्टर ख़त्म हो गया, आप इसको फेयर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 6th चैप्टर करेंगे बेटा। तब तक के लिए बाय बाय।